बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और हमजा से मैं क्वेश्चन एक पूछना चाहती थी कि हमजा, तुमने रात को पेट्रोल डलवा लिया था क्या? हाँ, मैंने कल दोपहर को डलवा लिया था। अच्छा, हम सुबह मिले भी हैं ना, तो ये अब थोड़ी सी इकरा वैसे बात कर रही है, एक्टिंग कर रही है, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ, हम सुबह मिलते साथ एक दूसरे से पहले पेट्रोल डलवा लिया था। हाँ। मतलब कि मुझे लगता है आज सारे एक दूसरे से शायद यही सवाल यही क्वेश्चन कर रहे हैं, इसीलिए मैंने भी हमजा से आके ये पूछा मैंने, क्योंकि आप सब भी एक दूसरे से पूछ रहे होंगे कि भाई आप लोगों ने पेट्रोल डलवाया, तो फिर मैं हमजा से इसलिए पूछ रही थी। तो हमजा क्या था, हमजा ने डलवा लिया, लेकिन हमजा मेरा ख्याल है मेरी गाड़ी में फ्यूल नहीं डला हुआ था, तो अब थोड़ा मसला होगा, हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि जुज़वी तौर पर हमें पता है कि बंद हैं और लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना भी अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि बंदिश जो है वो 6 बजे के बाद से मतलब हो जाएगी, तो कई लोगों ने नहीं भी पेट्रोल डलवाया, लेकिन जिन्होंने रात को 9 बजे न्यूज़ सुनी होगी ना, उन्होंने लाजमी डलवा लिया होगा जाते साथ ही। लेकिन लंबी लाइनें लगी हुई थी ना रात के वक्त, जिस तरह से मतलब इतना महंगा पेट्रोल है और उसको लेने के लिए भी इतनी लंबी कतारें लगी हुई थी, तो ये एक बहुत बड़ा मसला था। कल जब मैं जा रहा था ऑफिस से, तो उस वक्त मैंने पेट्रोल डलवाया, मैंने अपने अंदाज़े के मुताबिक इतना डाल दो। उसने कहा कि सर आपको पता है ना कि ये होने लगी है, हड़ताल होने लगी है, तो आप फुल करवा लेना। कि हाँ, बात तो ठीक है कि ये तो हड़ताल होनी है। मैं कहा तुमने अच्छी बात की है, फिर मैं उसको कहा कि हाँ तुम टैंक फुल कर दो। हाँ, लेकिन ये है कि हमने जिस तरह से ऐलान, मतलब जब सबको पता लगा, न्यूज़ में भी जिस तरह से आ रहा था, तो उसके बाद जो है पेट्रोल पंप्स पे लंबी कतारें देखने में आई। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे थे, और जिस तरह से पेट्रोल पंप्स पर रश था, तो वो वहाँ पे काफ़ी आवाम बेचारी भी जो है वो परेशानी उसको सामने करना पड़ रहा था कि इतनी ज़्यादा लंबी कतारों में उन्हें खड़ा होना पड़ता पेट्रोल के लिए सिर्फ। तो मतलब उससे बाकी जो ट्रैफिक है वो भी उसी रवानी में मुतासिर हुई है। क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है, जब नहीं भी महंगा था, खैर हमारी एक आदत है कि हम कहते हैं कि जी कि आज 100 का डलवा लेते हैं, 3 दिन, मतलब बाइक वाले खास तौर पे, अच्छा 2-3 दिन बाद फिर 100 का डलवा लेंगे, मतलब अपना अपना सेट किया हुआ है ना सबने, तो उस तरीके से अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही लोग डलवाते हैं। क्योंकि कभी कभी तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ी होती ना कि इकट्ठा इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, ये होता है। और ये जब हम लोग स्टूडेंट थे, हम लोग भी ऐसे ही किया करते थे, और अभी भी खैर आप कोशिश करते हैं कि जी अच्छा जितनी ज़रूरत हो बाद में डलवा लेंगे, कोई बात नहीं, एक साथ ज़रा वो दिल धक धक करने लग जाता है ना आपका। लेकिन बहुत इतना महंगा पेट्रोल अगर आपने टैंकी फुल करा ली, तो फिर इतने एक साथ पैसे देने पड़ रहे होंगे, तो फिर थोड़ा सा आपको लगता है कि यार इतना महंगा हो गया पेट्रोल। तो जब आप अपने मर्जी से जितना आपका दिल करो आप उतना डलवा ले, तो उतने में फिर गुजारा। अच्छा, कुछ पेट्रोल पंप्स खुले भी हुए हैं, कौन से खुले हैं कौन से नहीं खुले, इस पर भी हम बात करेंगे। बात कर लेंगे कि पंजाब काबीना ने नए बल्दियाती निज़ाम के लिए मुसावदा कानून की मंजूरी दे दी, और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर-ए-सदारत पंजाब काबीना के इजलास में अहम फैसले किए, जिसमें आइंदा बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर बराह रास्त करवाए जाना शामिल है। और इजलास में फैसला किया गया है कि मेयर और जिला काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उनके उम्मीदवार जमाती बुनियादों पर इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि मेयर काबीना खुद तश्कील देगा। हाँ जी, और काबीना में 2 ख़वातीन अरकान को रखना जो है इकरा वो लाजमी है। मेयर को PHA डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, वासा, टीपा, वेस्ट मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़, सोशल वेलफेयर अथॉरिटीज़ जो है इनकी सरबराही भी दे दी गई है। बिल्कुल ऐसी है। इसके साथ दूसरी जानिब अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात मरहलावार करवाने की तजवीज़ दी, और ज़राए बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि एक मरहले में पंजाब भर में बल्दियाती इंतखाबात मुमकिन नहीं है। बड़े पैमाने पर इकदाम जो हैं वो करने होंगे, इंतजामी वसाइल की भी बात है, अफरादी कुव्वत को भी देखना होगा, वो भी दरकार होगी। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि पहले मरहले में बल्दियाती इंतखाबात जनूबी पंजाब, दूसरे मरहले में शिमाली पंजाब, और आखिरी मरहले में बल्दियाती इंतखाबात बस्ती पंजाब में करवाने पर गौर किया जा रहा है। क्या गौर हो रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान हुकूमत हसान खबर साहब। हसान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम के क्या क्या अहम फीचर्स हैं, ज़रा शेयर कीजिएगा, और ये पुराने निज़ाम से किस तरह से बेहतर होगा? जी, पंजाब में जो हम नया कानून लेके आए हैं, जिसका मुसावदा काबीना ने मंजूर कर लिया है, इसके अंदर शहरी इलाकों में सबसे ऊपर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस हैं, उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, फिर म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, फिर टाउन कमेटीज़ हैं, और उनके नीचे नेबरहुड काउंसिल्स होंगी जो कि तमाम इलाकों में होंगी, लेकिन टाउन कमेटीज़ में वो नहीं होंगी। इसी तरह जो आपका दही इलाके हैं वहाँ पे 35 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगी, और उसके नीचे विलेज काउंसिल्स होंगी। इसमें हमने एक तो बुनियादी फ़र्क ये है कि जो 2019 का कानून था उसमें तहसील के टियर पे तहसील काउंसिल्स थी और डिस्ट्रिक्ट का टियर नहीं था, लेकिन एक फ़ीडबैक हमें ये भी मौसूल हुआ कि ज़िले की सतह पे कोई निज़ाम होना चाहिए, तो इस दफ़ा हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की तरफ जा रहे हैं। और लाहौर को छोड़ के, क्योंकि वो शहरी इलाका है,
باقی 35 اضلاع میں ڈسٹرکٹ کاؤنسلز ہوں گی. اور جو سب سے بڑا ہمارا اوپر والا ٹیئر ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن, اس میں ہم 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں یہ بنائیں گے, اور اس کے علاوہ گجرات اور سیالکوٹ میں بھی میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہم بنائیں گے. اور جتنے بھی ہمارے اوپر کے ٹیئر ہیں یعنی کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن, میونسپل کارپوریشن, میونسپل کمیٹی, ٹاؤن کمیٹی اور ضلع کونسل, یہاں پر انتخابات ڈائریکٹ ہوں گے اور جماعتی بنیادوں پہ ہوں گے. اور جو نیچے والے ہمارے ٹیئر ہیں نیبرہڈ کاؤنسلز اور ولیج کاؤنسلز, وہاں پہ بھی الیکشنز ڈائریکٹ ہوں گے لیکن غیر جماعتی بنیادوں پر. حسان صاحب یہ بھی بتائیے, الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب میں 2 مراحل میں بلدیاتی انتخابات کی تجویز سامنے آئی ہے, پنجاب کابینہ نے اس حوالے سے کیا فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ ہماری تو خواہش یہ ہوگی کہ الیکشن جو ہے وہ ایک ہی مرحلے میں ہو اور وہی بہتر طریقہ ہے, لیکن اگر الیکشن کمیشن کو کوئی لاجسٹیکل ایشوز ہیں, کوئی ڈیفیکلٹی ہے, کوئی مشکلات ہے اور وہ نہیں کرا سکتے, تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا, اور ہم دیکھیں گے کہ پھر پہلے مرحلے میں کن ڈویژنز میں یہ ہو اور پھر اگلے مرحلے میں کس میں ہو, تو وہ ان سے بات چیت سے یہ مسئلہ ہم حل کر لیں گے. لیکن اگر ان کی یہ خواہش ہے, لیکن ہماری ظاہر خواہش یہ تھی کہ ایک مرحلے میں. ٹھیک ہے, دنیا بھر کی بات کر لے, پائیدار جمہوریت کو بلدیاتی نظام کی مضبوطی سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے. ایسا کیوں ہے کہ جو بھی گورنمنٹ میں ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بلدیاتی انتخابات یا تو نہ ہوں یا ان کو کسی طرح سے ڈیلے کیا جاتا رہے. دوسرا, آپ وہ بتا رہے تھے کہ بلدیاتی انتخابات کہاں پر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے, کہاں پر غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے, اس کو بھی ذرا کلیئر کر دیجیے گا. ہمارے جو اوپر کے ٹیئر ہیں جس میں میٹروپولیٹن کارپوریشن, میونسپل کارپوریشن اور میونسپل اور ٹاؤن کمیٹیاں ہیں اور ضلع کونسل ہیں, یہاں پر ہمارے الیکشن جو ہیں وہ جماعتی بنیادوں پہ ہوں گے. اور جو نچلے ہمارے ٹیئرز ہیں جس طرح کہ ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل, یہاں پر غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے لیکن ہوں گے ڈائریکٹ. اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کسی بھی جمہوری نظام کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ بلدیاتی نظام ہوتا ہے, اور اس سلسلے میں عمران خان صاحب کی کمٹمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی کمٹمنٹ پہلے دن سے اور سب کے سامنے ہے, اور ہم انشاءاللہ ایک بہت بہتر بلدیاتی نظام لے کے آئیں گے تاکہ لوگوں کو دکھا سکیں کہ بلدیاتی سطح پر صحیح جمہوریت کا نفاذ کس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو عام انتخابات سے پہلے بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصافی کارکردگی کی مستقبل کی تصویر جو ہے وہ واضح کر ہی دے گی, لیکن یہ بھی بتائیے کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اتحادیوں سے کس حد تک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے؟ جی اتحادی ہمارے ساتھ ہیں, ان کو ہم نے ہر مرحلے میں ساتھ رکھا ہے, ان سے بات چیت بھی کی ہے, اس قانون کے مسودے پہ بھی بات ہوئی ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی ان کے ساتھ مل کے چلیں گے. جہاں تک پرفارمنس کا تعلق ہے تو یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, بلدیاتی انتخابات سے پہلے اپنی پرفارمنس جو ہے عوام کے سامنے رکھیں گے, ان کو بتائیں گے کہ ان کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہیں, اور انشاءاللہ یہ الیکشن جیتیں گے. اور بلدیاتی انتخابات کے بعد بھی ہمارے پاس ایک کافی بڑا عرصہ ہوگا اور اس میں مزید ہم اپنی پرفارمنس کو بہتر بنائیں گے, کیونکہ اگر ہم دیکھیے کہ یہ مارچ اپریل میں کراتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہمارے پاس کافی لمبا عرصہ ہے جس میں انشاءاللہ ہم عوام کی خدمت پہ مزید توجہ دیں گے اور اپنی پرفارمنس کو اور بھی بہتر. بالکل ٹھیک ہے حسان, بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے اور بلدیاتی انتخابات جو پنجاب میں ہونے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کر رہے تھے. بالکل ایسے ہم حمزہ آگے بڑھیں, جیسے ہم لوگوں نے پہلے بھی بات کی تھی پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے کہ تو منافع کی شرح نہ بڑھانے پر پیٹرولیم جو ڈیلرز ہیں انہوں نے ایسوسیشن نے ان کے کال پر ہڑتال مختلف شہروں میں کی اور پیٹرول پمپس کی جو ہے وہ بندش جو ہے انہوں نے جزوی طور پر کر دی ہے. ہاں جی, اس وقت بندش ہے. کراچی, لاہور, فیصل آباد, اسلام آباد اور ملتان میں درجنوں پیٹرول پمپس ہیں جو کہ بند ہیں. شہری پیٹرول کے لیے رات بھر لائنوں میں بھی لگے رہے, اور پھر کئی پیٹرول پمپس پر ایسا ہو رہا تھا کہ جی ہم 100 روپے سے زیادہ نہیں ڈال کے دیں گے, بائک کو 500 سے زیادہ گاڑی کو نہیں ڈال کے دیں گے, اس طرح کی چیزیں بھی آئی تھیں. لیکن یہ ساری صورتحال میں جو شہری ہیں وہ بہت زیادہ پریشان بھی, لیکن کچھ پیٹرول پمپس کہا جا رہا ہے کہ کھلے بھی ہیں, لیکن وہ کون سے کھلے ہیں ہم یہ جاننا ضروری ہے. شاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شاہد چودھری, بتائیے گا کون سے پیٹرول پمپس جو ہیں وہ کھلے ہیں جہاں سے پیٹرول ابھی بھی دستیاب ہے, اور کون سے پیٹرول پمپس ہیں جو کہ بند ہیں؟ جی بالکل, سب سے پہلے جو سمجھنے کی چیز ہے کہ جو پی ایس او کے پمپس ہیں وہ مکمل طور پر کھلے ہیں, لیکن رش جو ہے ان کے اوپر بہت زیادہ ہے. لوڈ جو ہے رات سے ہی بہت زیادہ تھا. جس طرح حمزہ بات کر رہے ہیں کہ رات جو ہے لمبی قطاریں جو ہے ہمیں پیٹرول پمپس کے اوپر نظر آئیں. تمام لوگ جو ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کل سے بالکل ہی پیٹرول جو ہے وہ دستیاب نہیں ہوگا, تو اسی لیے رات بھر لوگ جو ہیں وہ جاگتے رہے ہیں, پیٹرول ڈلواتے رہے ہیں, اور لمبی قطاریں جو ہیں پیٹرول پمپس کے باہر ہمیں دکھائی دی ہیں. وہاں پر اسپیشل طور
पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार तक जो है वो तैनात करना पड़ गए, जिले इंतजामिया को भी वहां पे, क्योंकि बहुत ज्यादा रश जो है वो हमें दिखाई दे रहा था। आज जो पाकिस्तान डीलर्स एसोसिएशन जो है उनके जो पेट्रोल पंप्स हैं जहां पर उनकी सप्लाई जाती है, वो तमाम पंप जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। जो कंपनीज के पंप हैं जहां पर कंपनीज की जानिब से डायरेक्ट उनकी अपनी जो पेट्रोल की सप्लाई आती है, पीएसओ के पंप हो गए, शेल के पंप हो गए, वो आज भी यहां पर जो है वो खुले हैं। लेकिन सबसे अहम बात कि लोगों ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर रात जो है अपनी गाड़ियों के अंदर, अपनी मोटरसाइकिल्स के अंदर जो है वो पेट्रोल डलवा लिया था, जिसकी वजह से स्टॉक जो है फौरी तौर पर मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो देखने में आया कि खत्म भी हो गया। अब मैं जहां पर मौजूद हूं, यहां पर पीछे जो है वो हाई ऑक्टेन जो पेट्रोल है वो यहां पर शेल पे जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन दूसरा पेट्रोल जो 146 रुपए है वो खत्म हो चुका है। ये 158 रुपए में हाई ऑक्टेन जो है वो यहाँ पे दस्तयाब है। यहाँ बिल्कुल पीछे मेरा दूसरा जो पेट्रोल पंप है वो मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा है, क्योंकि डीलर एसोसिएशन उनका ये मुतालबा है कि 2.5% से जो मुनाफा है उसको 6% जो है वो किया जाए, और जब तक उनके मुतालबात को जो है वो तहरीरी तौर पर उनका जो है वो तस्लीम नहीं किया जाता, उनकी ये हड़ताल का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। तो इस वक्त अगर शहर लाहौर की बात करें तो 50% के करीब अभी तक जो हमने विजिट किया है, जो डीलर एसोसिएशन के पेट्रोल पंप्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हैं। पीएसओ के ऊपर रश जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो दूसरी बात थी कि 100 रुपए का ही पेट्रोल जो है वो मोटरसाइकिल जो है उसको दिया जा रहा है, गाड़ी वाले को 500 का, कहीं ज्यादा से ज्यादा जो है वो 1000 रुपए का जो है पेट्रोल वो दिया जा रहा है, ताकि तमाम लोगों को जो है वो पूरा किया जा सके। तो इस हवाले से अभी जो हमारी यहाँ पर जो इनके मालकान है उनके साथ जो बात हुई है, उनका कहना है कि हमारा जो सर्कल है वो चलता रहेगा, रश जरूर आएगा, लेकिन पेट्रोल जो है वो खत्म नहीं होगा। जबकि जो डीलर एसोसिएशन है उनका कहना है कि जब तक इनके तमाम तर मुतालबात जो है उनको तस्लीम नहीं किया जाता, ठीक है, शायद आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। शायद ये भी हमें बता दीजिएगा कि आप जिस तरह से बता रहे हैं, हमें भी ये शिकायत मौसूल हो रही थी 100 रुपया, 500 रुपया या 1000 रुपया, यानी कि अवेलेबिलिटी का फिर भी इशू है। इसको यकीनी बनाने के लिए जो आपने कंपनीज का बताया, उनके अपने जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कुछ अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि अब सारा प्रेशर तो उन्हीं पर आ जाएगा जो चंद मखसूस खुले हुए हैं, तो उनके लिए क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जो खुले हुए हैं उसके मुताबिक उनके ऊपर ही अब ये पॉलिसी जो है वो दिखाई दे रही है कि ज्यादा जो मोटरसाइकिल को है, अगर मोटरसाइकिल एक सवार जाता है तो उसकी डायरेक्ट डिमांड होती है कि 500 रुपए का पेट्रोल जो है वो डाल दिया जाए या टैंकी जो है वो फुल कर दी जाए। गाड़ी वाले जो है वो भी यही कह रहे हैं, तो वो अपने सर्कल को चलाने के लिए कह रहे हैं कि एक मखसूस तादाद है 100 रुपया या 200 रुपए का मोटरसाइकिल वाले को पेट्रोल दे रहे हैं, इसी तरह गाड़ी वाले को ज्यादा से ज्यादा जो है वो 500 रुपए या 1000 रुपए तक का पेट्रोल जो है वो दिया जा रहा है। तो इस तरह रश जो है वो भी अभी ज्यादा है। लेकिन शहर के अंदर आज भी हम देख रहे हैं कि सुबह के वक्त, जबकि रात के वक्त ही जो है तमाम जो पेट्रोलियम की जो अमल होता है उसको मुकम्मल किया जाता है, लेकिन अब भी यहाँ पर हमें बड़े ट्राले जो है उनके वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और इस वक्त भी तमाम पेट्रोल पंप्स के ऊपर बहुत ज्यादा रश है और बिल्कुल ठीक है, बहुत ज्यादा रश है। शाहिद बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह देते कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। वहाँ पे भी रश, वहाँ पर रश होगा ना, क्योंकि सारा प्रेशर तो वो जो चंद खुले हैं उनके ऊपर पड़ गया है, और रात को भी लंबी कितारें लगी रही हैं। आप अपनी ज़रूरत का पेट्रोल ज़रूर डलवाइए और फिर देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता ये प्रेशर कम होगा। दोपहर के वक्त मुझे लगता है शायद कुछ प्रेशर कम होगा, तो उस वक्त भी आप, क्योंकि बहुत तादाद में जो है लोगों ने रात सारी भी इंतजार किया और अभी सुबह भी जिस तरह से काफ़ी रश था, तो अब दोपहर तक तो है थोड़ा प्रेशर कम होना शुरू हो। जिस तरह से हमसे कहा जा रहा है कि वो अपने मुतालबात तस्लीम होने तक तब तक डटे रहेंगे, तो ये थोड़ी मुश्किल सूरत हाल है, मुतालबात पर उनके गौर करना। 2.5 से 6% अगर कर दिया जाए, वो कह रहे थे प्रॉफिट मार्जिन के हवाले से। खैर हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे औरत की, मुआशरे की बुनियादी इकाई अगर हम औरत की बात कर रहे हो तो कायनात की रंगारंगी और तनव्वुर में औरत का जो है वो कलीदी किरदार है। मगर हवा की ये बेटियां अपने घरों में महफूज हैं, ना ही बाहर। मामूली बातों पर ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाने के वाक़यात दुनिया भर में आम है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद हुकूक रिस्मा और तशद्दुद के खिलाफ शऊर को उजागर करना है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम होते हैं ये दिन, लेकिन ये दिन मनाने का जो मकसद है ये पूरा तभी होता है अगर हम अमल भी कर रहे हों। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि दुनिया भर में हर 3 में से 1 औरत है जो अपनी ज़िंदगी में जिस्मानी, जिनसी या ज़हनी तशद्दुद का सामना करती है, जो सिर्फ
सिन्फ की बुनियाद पर उससे रवा रखा जाता है। ख़वातीन पर जिस्मानी तशद्दुद करना, ज़्यादती का निशाना बनाना, जिनसी तौर पर हिरासा करना, गैरत के नाम पर कत्ल, कम उम्री की या फिर जबरी शादी और विरासत से महरूमी, तेज़ाब गर्दी और तालीम की बुनियादी हुकूक से महरूम करना बुनियादी इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। ये सारी सूरत हाल है और आज का दिन तो मनाया जा रहा है, लेकिन हमें इस दिन के हवाले से शऊर भी लोगों में उजागर करना और ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद और दीगर जुराइम की रोकथाम के लिए मुल्क के कवानीन जिस तरह देखा जाए तो वो बनाए तो गए हैं, लेकिन फिर इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। चेयरपर्सन प्रोटेक्शन अथॉरिटी फातिमा चद्दर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। फातिमा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बड़ा अहम दिन है, ख़वातीन से मंसूब जो भी आलमी दिन होते हैं वो तमाम अहम होते हैं, लेकिन हमारा सवाल वही बनता है कि क्या वो दिन मना लेने से या वो एक दिन होता है या वो आगाही का दिन होता है और पूरे 364 दिन बाकी जो साल के हैं उसको भी ऐसे ही समझना चाहिए कि ये भी ख़वातीन का दिन है और उस दिन भी उनकी कदर की जाए, उनका जो मकाम है मुआशरे में उसको समझा जाए, और इसको हम समझ कैसे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। एक तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूँगी 92 चैनल को, जिन्होंने आज के दिन ख़वातीन के ऊपर हमेशा आप लोग आवाज़ उठाते हैं जो भी ख़वातीन से रिलेटेड मसाइल होते हैं, लेकिन आज चूँकि स्पेशल दिन है, हम वायलेंस एंडिंग की बात कर रहे हैं। तो वायलेंस डेफिनेटली पूरी दुनिया में होता है ख़वातीन के ऊपर, तो ये नहीं होता कि ये मखसूस दिन मना लिए जाएं और यहाँ पे तो हम ख़वातीन के हकूक़ की बात करें, लेकिन 365 जो दिन है हमारे साल के, उसमें हम ख़वातीन के साथ वही सलूक रवा रखें। जहाँ तक इदारों की बात है तो आप देखें कि 2012 से लेके माशाल्लाह कितने इदारे बनाए गए हैं ख़वातीन के, और लेजिस्लेशन हुई, ख़वातीन को असम्बलियों में जगह मिली। इसी तरह ख़वातीन के वेजेस की जब हम बात करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स की बात करते हैं और उनकी एजुकेशन की बात करते हैं, उनके राइट्स की बात करते हैं, तो रिफॉर्म्स आई और इदारे बने और उसमें स्टेप बाय स्टेप रिफॉर्म्स आ रही हैं और डेफिनेटली आनी चाहिए, क्योंकि ख़वातीन भी हमारी जो 52% पॉपुलेशन है ख़वातीन की, तो अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की या दुनिया की बेहतरी की तरफ दुनिया जाए और ख़वातीन उसमें अपना फ़ाल किरदार अदा करें, तो देन हमें उनको एक पीसफुल सोसाइटी प्रोवाइड करनी होगी। और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है ख़वातीन के लिए और उन्हें समझा जाता है कि इनको अकल नहीं है या पेशे के एतबार से भी ख़वातीन को वर्क प्लेस के ऊपर भी हैरेसमेंट का और वायलेंस का सामना करना पड़ता है। तो देखिए गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा एफर्ट हो रही है और बीइंग अ चेयरपर्सन आई एम वेरी सेटिस्फाइड अबाउट दिस के ख़वातीन से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं, उनकी प्रॉपर्टी के हो गए, उनके राइट्स के हो गए, उनके एजुकेशन के हो गए, ऑनर किलिंग का जैसे हम ये बात करें, और पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो ऑनर किलिंग के ऊपर केसेस होते हैं ख़वातीन के, बिल्कुल आपने देखा है कि माँ बहन या भाई कोई मदयत में आ जाता है और बाद में कुछ टाइम गुजरने के बाद वो माफ़ कर दिया जाता है। तो हम ये बिल असेंबली में लेके जा रहे हैं कि ऑनर किलिंग के बारे में जो बिल है वो उसकी मदयत रियासत के पास होनी चाहिए। और इस तरह के जो कल्प्रेट हैं जो ऑनर के ऊपर अपनी बहनों या बेटियों का मर्डर कर देते हैं और बीवियों का, और बाद में खुद ही वो केस रिजॉल्व भी कर देते हैं, और सोसाइटी का प्रेशर भी इस तरह का होता है, तो मदयत रियासत के पास हो तो रियासत डिसाइड करे कि इस कल्प्रेट को हमने सजा देनी है या नहीं देनी। इस तरह से जब हम बात करते हैं तशद्दुद का सबसे बड़ा मुहर्रिक क्या है, तो फिर उसमें हम क्या देखते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस से तशद्दुद की सबसे ज्यादा सरजद होने वाली किस्म है। सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के होते हैं, क्योंकि अभी तक ये हम ज़हन साजी नहीं कर पाए। अगर हम देखें कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना और जो पाकिस्तानी वुमेन है वो एक इस्लामी रियासत में रहती है, तो हम अगर चाहते हैं कि उनके राइट्स की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे उस तरह से राइट्स ख़वातीन को नहीं दिए जाते। और ये एक माइंड सेट है जिसके लिए हमने अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की हुई है अपनी, जो हम जहन साजी कर रहे हैं लोगों की, और उसमें सिविल सोसाइटी को भी मिला के, जो एकेडेमिया है हमारा, गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो हमारी लेजिस्लेशन है, उसको सबको मिला के, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एक माइंड सेट है जिसको हमने चेंज करना है कि खातून के ऊपर हाथ उठाना उसको कमज़ोर चीज़ समझा जाता है और उसको ये कि मार पिटाई जो है वो समझा जाता है कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ
لائف. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ادارے بہت زیادہ اس پہ کام کر رہے ہیں, اسپیشلی پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی جو پورے پنجاب میں ہم نے کیمپین لانچ کی ہوئی ہے. وہ صرف اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ خواتین کے اوپر یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے اس کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے فاطمہ صاحب, آپ درست فرما رہی ہیں. وہ خواتین اور خاص طور پہ مرد حضرات, کیونکہ یہ زیادہ بڑا ٹاپک مرد حضرات کے لیے ہونا چاہیے خواتین سے بھی زیادہ, وہ جو سن رہے ہیں, وائلنس کی ڈیفینیشن ہم سب کی اپنی بنائی ہوئی ہے. وائلنس کیا ہے اس کو ذرا ڈیفائن کر دیجئے گا قانون کے مطابق, اور دوسرا یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اگر کسی خاتون کو ذہنی یا پھر جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے, خاص طور پہ پنجاب کی حد تک, وہ اس اتھارٹی سے کس طرح کانٹیکٹ کر سکتی ہیں, اور قوانین میں اگر ہم قانون کے اندر دیکھیں, آئین کے اندر دیکھیں, تو ان کے کیا حقوق ہیں, کیا انصاف حاصل کر سکتی ہیں, اور وہ کیسے حاصل کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ وائلنس کی جو قسمیں ہیں ان کو ڈیفائن کر دیں. ایک تو ہو گیا ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے جی, مار پٹائی ہوتی ہے, اور یہ فزیکل وائلنس میں آتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر گالی گلوچ ہوتی ہے اور اس کو اس کا حق نہیں دیا جاتا, اس کو بچوں کے لیے اس کو پیسے اس کے روک دیے جاتے ہیں, یہ ایموشنل وائلنس ہے کہ آپ اس کو ذہنی کوفت پہنچا رہے ہیں, یا ڈفرینٹ کائنڈ سے آپ ایک فیملی, جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں, تو کوئی لوگ اس کے اوپر اس طرح کی باتیں, اس طرح کے جملے اس کو کہہ رہے ہیں جس سے اس کو ایموشنل وائلنس اس کے اوپر ہو رہا ہے. اس کو ڈیفینیٹلی اس کی ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. دوسرا میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو مائیں پریگننٹ ہیں یا جن کے چھوٹے بچے ہیں, اگر ان کے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پریگننسی کے دوران جن خواتین کے اوپر وائلنس ہوتا ہے تو اس کا افیکٹ اس کے بیبی کے اوپر بھی جاتا ہے. اور اگر وہ چھوٹے بچے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ماں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے, تو کل کو وہ سوسائٹی میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ویسے ہی مرد بنے گے. سو اس کے لیے ہمیں جو ایک ذہن سازی ہے اس کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم سیمینار کرا رہے ہیں اسکول, کالجز اور یونیورسٹی میں. ایوری ڈسٹرکٹ, ہمارے 36 ڈسٹرکٹ ہیں, ان میں ہم کرا رہے ہیں. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم فیمیل چائلڈ کے ساتھ ہمارے جو میل چائلڈ ہیں ان کو بھی بٹھاتے ہیں, کیونکہ جب ہم عورت کے رائٹ کی بات کرتے ہیں تو جس نے عورت کو رائٹس دینے ہیں اس کو ہم ساتھ نہیں بٹھائیں گے تو ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا. تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ عورت کے 4 رشتے ہیں, وہ ماں ہے, وہ بہن ہے, وہ بیوی ہے, اور وہ بیٹی ہے. تو اسلام میں, دنیا کے ہر دین اور مذہب میں عورت کے رائٹس بتا دیے گئے ہیں کہ بہن, بیوی اور بیٹی اور ماں ہے, اس کا ایک تقدس ہے اور اس کو کس طرح سے دینا ہے. جب ہم ان اصول کے اوپر عمل کر لیں گے تو ڈیفینیٹلی عورت کے اوپر جو وائلنس ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے فاطمہ چدر صاحبہ, دوسرا پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی, بہت شکریہ آپ کا فاطمہ صاحبہ. صبح سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہی تھیں, اور بالکل اہم چیز ہے کہ یہ رشتے تو ہیں ہی ہیں, لیکن سب سے پہلے آپ عورت کو انسان سمجھیں, کیونکہ ہم عام طور پر اپنی ماں, اپنی بہن, اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کی تو عزت کرتے ہیں, دوسرے بھی مسائل ہیں, اور دوسروں کی بھی عزت کریں, ان کو انسان بھی سمجھیں, اور یہ مردوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ وائلنس صرف وہ نہیں ہے جو مرد حضرات کر رہے ہوتے ہیں فیملیز کے اندر, جو خواتین پر ذہنی طور پر تشدد کر رہی ہوتی ہیں, ٹارچر کر رہی ہوتی ہیں, یا ایموشنلی جو ہے ان کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جا رہا ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت ہی ختم ہو جاتی ہے, وہ بھی جیسے فاطمہ صاحبہ کہتی کہ اگر جوائنٹ فیملی میں کوئی خواتین اس طرح سے رہ رہی ہیں تو پھر خواتین آپس میں ایک دوسرے پر جملے کس رہی ہوتی ہے, تو اس طرح جو ہے وہ ڈپریشن میں جا رہی ہوتی ہے دوسری جو عورت ہے, تو پھر اس طرح سے بھی وہ جو ہے وائلنس کا شکار ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. جی, اپنے حقوق کو سمجھیے, اور آپ قانون کا سہارا لے سکتی ہیں, اور لازمی طور پر اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ان میں سے وائلنس ہو رہی ہے تو آپ کو قانون کا سہارا لینا چاہیے ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Stay with us. صبح سویرے پاکستان.